नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक भंवरनाथ आजमगढ़। त्योहारों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर की हर खरीद पर चांदी का मंदिर मुफ्त, एडवांस बुकिंग पर चांदी का पेन मुफ्त। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की पेंशन योजना, फिक्स डिपॉजिट, डेली जमा व मंथली जमा योजनाओं में निवेश करें और पाएं बेहतर रिटर्न। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। शहर कोतवाल और बिजली विभाग के रवैये से क्षुब्ध होकर पूजा समितियों ने बृहस्पतिवार को विरोध जताते हुए मूर्तियों के पट बंद कर दिए गए। वहीं सजावट में लगी रंग बिरंगी झालरों व लाइटों को भी बंद कर दिया। सभी ने कोतवाल पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की। इन दिनों पूरे शहर में जगह जगह मां दुर्गा की मूर्तियां लगाई गई हैं। पंडाल व आसपास के इलाकों को रंग बिरंगी झालरों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। रात होने पर मानो तारे जमीन पर उतर आए हों। वहीं बड़े बड़े साउंड बॉक्स लगाए गए हैं। पूजा समितियों का कहना है कि शुक्रवार को राम नवमी है। इसके बाद अगले दिन शनिवार को दशहरा का त्योहार है। इस दिन पूरे शहर में भव्य मेला लगता है। ऐसे में शहर कोतवाल चंद्रमौली पांडे द्वारा पूजा पंडालों के पास पहुंचकर उन्हें बार बार परेशान किया जा रहा है। पूजा समितियों का आरोप है कि कोतवाल द्वारा कहीं साउंड बॉक्स हटाने तो कहीं लाइट को हटाने को कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, मुकदमा दर्ज करने की भी धमकी दी जा रही है, जिससे क्षुब्ध होकर शहर के सदावर्ती, पुरानी कोतवाली, सीताराम, दलसिंगार, पूर्वी टोला, खत्री टोला, जालंधरी, मुकेरीगंज व आसिफगंज की पूजा समितियों द्वारा बृहस्पतिवार की शाम पंडाल में लगी मूर्तियों के पट बंद कर दिए गए। वहीं कुछ पूजा पंडालों में लाइटों तक को बंद कर दिया गया है। पूजा समितियों ने कोतवाल पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पूजा समितियों ने बिजली विभाग पर भी मनमानी का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा का कहना था कि बिजली विभाग पंडाल की लाइट बंद करा रहा है, एफआईआर की धमकी दे रहा है। यह गलत है। हम लोग इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों, अपने वरिष्ठ नेताओं और माननीय मुख्यमंत्री तक करेंगे। आज यहाँ पर जिला प्रशासन ने लाइट को एफआईआर दर्ज करने के लिए बात किया है। ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का प्रशासन बदनाम करना चाह रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर जितने भी एक कृत्य किया है उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग भी अभी लिखा पढ़ी कर रहे हैं और अभी करेंगे। और यहाँ से लेके माननीय जिला अध्यक्ष जी, माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और यहाँ तक कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक अभी ट्विटर के माध्यम से भी अवगत कराऊंगा। इस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ का प्रशासन इस तरीके से, जो कि कल दुर्गा पूजा है और ये पंडालों की लाइटें बंद करा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोई लाइट बंद नहीं होनी चाहिए, 24 घंटा लाइट मिलनी चाहिए। इसके बाद भी यहाँ का प्रशासन अगर नौटंकी जो भी किया है और जो भी मूर्ति पंडालों के साथ छेड़छाड़ किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग कतई इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो हम लोग आए हैं। अभी तो यहाँ की साउंड को लेकर यहाँ के प्रशासन विरोध कर रहा है, उस पर क्या कहेंगे? मैंने कहा ना कि अगर हमारा आज तक कोई विरोध नहीं हुआ और आज विरोध होना, ये कहीं न कहीं हिंदुओं के मान बिंदुओं पर प्रहार है या किस दूषित मानसिकता से वो कर रहे हैं। इसको अभी तक हम लोग आए हैं, देखेंगे। अगर जो भी स्थिति आएगी इस पे जो भी किया होगा ये कृत्य, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार प्रशासन द्वारा अभी कुछ आके यहाँ बोला गया है, अभी कोई नहीं है। प्रशासन द्वारा डीजे बंद करवाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? मैंने कहा ना कि कल दशहरा है, कल यहाँ पे विजयदशमी है और डीजे आप लोगों ने एक वो दिया होगा, परमिशन दिया होगा, इसके बाद आप आकर बंद करा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोगों योगी सरकार डीजे बजाने का परमिशन देता है, यहाँ के जो कोतवाल साहब है बस 2 साउंड बजाने के लिए परमिशन दे रहे हैं, क्या कहेंगे? हमने ये चीज कहा ना कि जो भी अधिकारी इसमें हिंदू पंडालों पर ये कृत्य किया है वो दोषी है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी।
धरतीपुत्र के रूप में जाने जाने वाले भारत के पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और आजमगढ़ संसदीय सीट से सांसद रहे मुलायम सिंह यादव की द्वितीय पुण्यतिथि गुरुवार को समरसता दिवस के रूप में मनाई गई। मडिया क्षेत्र स्थित एक होटल के सभागार में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर आयोजित किए समारोह ने जनपद के राजनैतिक गलियारे में सुनामी ला दी। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मूत्र रोग विशेषज्ञ यूरो सर्जन डॉक्टर अमित सिंह के तत्वाधान में आयोजित किया गया यह कार्यक्रम जहां अपने कई राजनैतिक मायने छोड़ गया तो वहीं बहुतों को स्तब्ध करने वाला भी रहा। डॉक्टर अमित ने इस कार्यक्रम के जरिए 27 में साइकिल अभियान का नारा बुलंद किया और स्वर्गीय नेताजी की पुण्यतिथि पर सपा के जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच 27 साइकिलों का वितरण किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी विचारधारा ही भारत को विकसित राष्ट्र बना सकती है। समाज को एक करने के लिए आज समाजवादी विचारधारा की ही जरूरत है। वहीं नेताजी की पुण्यतिथि पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि नेताजी अपने आप में एक समाजवाद के विश्वविद्यालय थे। इस कार्यक्रम के बहाने डॉक्टर अमित सिंह ने 2027 के विधानसभा चुनाव का आगाज कर दिया है। बताया जा रहा है कि सगड़ी विधानसभा सीट पर वह दावेदारी कर सकते हैं। इस अवसर पर सपा प्रवक्ता अशोक यादव सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। नेताजी की पुण्यतिथि के अवसर पे हम सभी लोग जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो समाज के एके में विश्वास रखते हैं, आज सब लोग हम यहाँ पे मिले हैं नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए। और नेताजी अपने आप में एक विश्वविद्यालय थे समाजवाद के लिए। आज जब आप कोई भी भाषण सुनते होंगे किन्हीं भी नेताओं का, और उसको अगर आप नेताजी के भाषण से अगर आप कंपेयर करें तो वो किसान की बात करते थे कि उनको खाद कैसे मिले, उनको बीज कैसे मिले, उनकी जो कृषि की पैदावार हो वो बेच कैसे पाए कि वो अपनी कमाई कर सके, कैसे नौजवान को नौकरी मिले। अगर आपको ध्यान होगा तो हमेशा जब वो कहते थे कितने नौजवानों की भीड़ है, तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम सबको नौकरी देंगे। वो कहते थे कि आज जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर अनाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो इसके खिलाफ रहते थे। वो कहते थे कि समाज सबके मिलने से चलेगा। और नेताजी से ही मैंने सीखा है कि इस देश का एक ताना बाना है, और इस देश का जो इंद्रधनुष में जो 7 रंग हैं वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, वो सातों मिल के बनाते हैं। और अगर इनमें से एक को भी कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो इस देश का इंद्रधनुष अधूरा रह जाएगा। तो नेताजी के किसान, नौजवान, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारे व्यापारी हैं, इन लोगों को लेके, जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारे शोषित हैं, वंचित हैं, उनको एक साथ लेके कैसे आगे बढ़ना है वो बहुत ज़रूरी है। और आज के समय में समाजवाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसका मैं आपको एक उदाहरण डाटा के साथ देता हूँ। आज भारत की प्रति व्यक्ति आय 16,000 रुपये प्रति महीना है। उसमें से भारत के 1% लोग 16,66,000 रुपये पर महीना कमा रहे हैं। बीच के 40% लोग 11,000 रुपये पर महीना कमा रहे हैं। लेकिन नीचे के पायदान पे बैठे 50% लोग सिर्फ 1,600 रुपये पर महीने कमा रहे हैं। लोहिया जी कहा करते थे कि न 100 से कम न 1000 से ज़्यादा, यही है समाजवाद का तकाजा। तो आप देखिए कि कहाँ 6 लाख रुपए पर महीना और कहाँ 1,600 रुपये पर महीना। कहाँ हमारे जो समाजवादी लोग तो वो 10 गुना से ज़्यादा का अंतर नहीं रखना चाहते, इस समय वो 400 गुने से ज़्यादा का अंतर है। अंग्रेजों के समय में जितना अंतर था उससे कई गुना ज़्यादा अंतर है। और इस समय आप देख रहे हैं कि हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे कितनी जातियाँ हो रही हैं। देखिए, सरकार के 3 ही काम है। संविधान भी कहता है कि किसी भी सरकार के सिर्फ 3 काम है। उसका काम है सामाजिक न्याय देना, उसका काम है विकास करना, और उसका काम है कि जो हमारे लोग हैं उनको सुरक्षा देना। क्या सामाजिक न्याय हो रहा है? क्या सबकी, सिर्फ वो भारतीय हैं, सिर्फ वो एक उत्तर प्रदेश के उसके बेस पे सबकी सुरक्षा हो रही है? ये सबको हमको देखना पड़ेगा। आज अगर देखें आप लोग, आप लोग आज क्या कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं? आज हम लोग श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। और आज 2027 में जो 27 साइकिलों का हम वितरण करेंगे, तो एक तरह से नेताजी की ही प्रेरणा से, नेताजी की पुण्यतिथि पर आज हम 2027 में समाजवादी सरकार आए उसके लिए 27 साइकिलों का वितरण, जो हमारे पिछड़े कार्यकर्ता हैं, जो सब पार्टी के लिए मदद करते हैं, गांव-गांव घूमते हैं, पैदल घूमते हैं। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैदल
कितने किलोमीटर घूमते हैं। तो उनकी हौसला अफजाई के लिए और हम लोग उन सभी जो ज़मीन के कार्यकर्ता हैं उनके साथ खड़े हैं, ये दिखाने के लिए। और ये नेताजी की प्रेरणा दी थी कि कार्यकर्ता ही किसी पार्टी में सबसे ऊपर होता है। तो उनकी प्रेरणा से आज हम 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी जीते, अच्छा करे, उसके उपलक्ष्य में हम 27 साइकिलों का वितरण अपने कार्यकर्ताओं को करेंगे। नेताजी के पद चिन्हों पे चल के बस मुझे ये है कि जो भी भगवान ने मुझे क्षमता दी है उससे जो सामाजिक असमानता है अपने क्षेत्र में मैं जो लोगों की मदद कर सकता हूँ वो मुझे करनी है। लोग कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जो नकारात्मक लोग होते हैं वो कहते हैं कि एक चना भार नहीं फोड़ता, लेकिन मेरा मानना है कि अगर एक बड़ा पत्थर खड़ा हो जाए तो नदियों का रुख मोड़ देता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जैसे लोग, जो आप लोग से बहुत लोग हैं जो एकता समता के लिए खड़े होते हैं, और मेरा मानना है कि संपन्नता होनी चाहिए देश में, देश संपन्न होना चाहिए, लेकिन उस संपन्नता में भी समता होनी चाहिए। वो समता सिर्फ आर्थिक समता, संपन्नता सिर्फ आर्थिक नहीं होनी चाहिए, वो समता सिर्फ एक लेवल पे नहीं होनी चाहिए, वो सामाजिक होनी चाहिए, वैचारिक होनी चाहिए, धार्मिक होनी चाहिए, एजुकेशन में होनी चाहिए, सांस्कृतिक होनी चाहिए, राजनीतिक। समाजवादी पार्टी आपको 27 में प्रत्याशी बनाती है तो आप उसके लिए देखिए, अभी मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं की है, और कोई भी अच्छा काम करने के लिए पार्टी ज्वाइन करना जरूरी नहीं है। अगर हमारी कोई विचारधारा है तो उस विचारधारा के लिए खड़ा होना हर आदमी की जिम्मेदारी है। हम सभी आए भारतीय की तरह खड़े होते हैं जब बाहर जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा तो हम भारतीय की तरह खड़े नहीं होंगे। विधायक बनने का लक्ष्य नहीं है अभी कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है। अभी बस ये है कि कोई भी समाजवादी मेरी विचारधारा है उसका काम करने के लिए जो मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा। ठीक, धन्यवाद। डॉक्टर अमित ये है कि जिस तरीके से सारी पार्टियां हैं, कई पार्टियां हैं, लेकिन आपका समाजवादी पार्टी की तरफ भी लगाव, ये सोच कहाँ से आप, और आपकी सोच क्या है कि आप समाजवादी पार्टी को? देखिए, मैं अभी कह रहा था कि समाज में क्या है। अभी मैंने आपको एक डाटा दिया कि जो सबसे अमीर आदमी है वो 6 लाख रुपए पर महीना कमा रहा है, सबसे गरीब आदमी 1600 रुपये पर महीना कमा रहा है। अब वो भी 1-2 लोग नहीं, 50% जनसंख्या, 80 करोड़ लोग आज मुफ्त के राशन पे डिपेंडेंट हैं। किसी भी समाज को अगर आगे बढ़ना है तो देश में आप कोई भी देश देखेंगे जो विकसित है, कभी भी जो सेल्फ डिपेंडेंट सोसाइटी होती है वो विकसित भारत का या विकसित समाज का निर्माण करती है। जो एड डिपेंडेंट सोसाइटी होती है वो कभी विकसित भारत का निर्माण नहीं कर सकती है। सब लोग जानते हैं कि सिखाया जाता था कि आदमी को एक दिन मछली दोगे खाने के लिए तो एक दिन भूखा नहीं रहेगा, लेकिन उसे अगर आप मछली मारना सिखा देंगे तो वो कभी भूखा नहीं रहेगा। तो समाजवाद जो है चाहता है, जो मेरी अंदर से आई कि देखिए मेरे पास गरीब तबके का भी मरीज आता है, बहुत अमीर लोग भी आते हैं, लेकिन बीमारी भेदभाव नहीं करती है। अगर कैंसर होगा, दमा होगा, अस्थमा होगा, चाहे COPD होगी, या पित्त की थैली होगी तो अरबपति को भी उसी तरह होगी जैसे गरीब से रिक्शा चालक की होगी। और दोनों में जो पैसा लगेगा सब समान होता है। तो गरीबी भेदभाव नहीं करती, बीमारी भेदभाव नहीं करती, तो हम लोग क्यों भेदभाव करें। इस समाज को एक करना है और इस देश का एक ताना बना रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमेशा मिल के रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि सेवई पे हम ईद पे हम सेवैयाँ खाते हैं, दूसरे के घरों पे पे हम सब जाके खाते हैं। और जब होली आती है तो हम अपने भाइयों को बुला के अपने घर मीठा भी खिलवाते हैं। तो समता रहे समाज में, संपन्नता रहे। देखिए क्या होता है ना कि जब मैं बाहर जाता हूँ, यूरोप जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, दुबई जाता हूँ, सिंगापुर जाता हूँ, तो मन अजीब सा हो जाता है कि कैसे यहाँ की देश की जनता, कैसे यहाँ को चलाने वाले लोग हैं कि ये देश इतने संपन्न हो गए, और हम वापस अपने देश में आते तो हमारे अंदर क्या कमी है कि हम मिल नहीं पा रहे हैं। और संघीय शक्ति कलयुगे आज विश्व में जो है, जब तक आप सबको किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जब तक हम साथ लेके नहीं चलेंगे हम इस देश को एक शक्ति नहीं बना पाएंगे। और एक भारतीय नागरिक होने के नाते और एक सामाजिक विचारधारा से अपने को जुड़ा हुआ पाने के नाते मैं इस विचारधारा को इसलिए ले चलता हूँ। नेताजी का देहांत हुआ है, तब से हम लोग हर साल इस 10 अक्टूबर को मनाते हैं। और एक नेताजी एक विचारधारा थे, सिर्फ एक व्यक्तित्व नहीं थे। और उस विचारधारा को, समाजवादी विचारधारा को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करने के लिए नेताजी की याद में इस तरह का प्रोग्राम करते रहते हैं। और नेताजी को याद करने के लिए, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम को आयोजित किए हैं। इसके पीछे जो थीम है, डॉक्टर अमित सिंह को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा
कि उन्होंने इस थीम को, नेताजी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया है उसकी थीम इन्होंने बड़ा अच्छा क्रिएट किया है कि 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी सरकार बनाने के लिए इन्होंने जो हमारे गरीब कार्यकर्ता हैं, गरीब साथी हैं, उनको 27 साइकिलों का वितरण करने का जो प्रोग्राम इन्होंने आयोजित किया, इसके लिए मैं इनका तहे दिल से आभारी हूँ। और ये बहुत अच्छा संदेश इनका है और ये संदेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और माननीय नेताजी के विचारों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए दोनों तरफ संदेश जाता है डॉक्टर अमित सिंह का। मंडलीय जिला अस्पताल व महिला अस्पताल की सुरक्षा की कमान अब रिटायर्ड सेना के जवानों के हाथों में होगी। सेवानिवृत्त जवानों को जिला अस्पतालों में बतौर सुरक्षा गार्ड तैनात किया गया है। सभी जवान जिले के सैनिक कल्याण बोर्ड से आए हैं। इसके पहले एजेंसी के माध्यम से सुरक्षा गार्डों को रखा गया था। जिले के सरकारी अस्पतालों में अत्यधिक भीड़ होने से व्यवस्थाएं बेपतरी हो जाती है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर हमेशा प्रश्न चिन्ह बना रहता है। अब तक एजेंसियों के माध्यम से तैनात सुरक्षा गार्ड लापरवाही भी बरतते थे। इन दिनों देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित अस्पतालों में घटित हुई घटनाओं के बाद अस्पतालों की सुरक्षा को बेहतर करने का प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। सीएमओ कार्यालय सहित जनपद के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी अब सेवानिवृत्त हो चुके सैनिकों के कंधे पर सौंपी गई है। गौरतलब है कि सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक और मरीजों के बीच झड़पों और मारपीट की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इस बाबत सीएमओ ने सुरक्षा गार्ड की तैनाती के लिए पूर्व सैनिक कल्याण निगम को पत्र भेजा था। जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर व स्टाफ की सुरक्षा के लिए गार्डों को वार्डों से लेकर इमरजेंसी तक अलर्ट किया गया है। रात के समय परिसर में बेवजह घूमने वालों पर अस्पताल प्रशासन कार्रवाई करेगा। फिलहाल अभी अस्पतालों को महिला गार्ड नहीं मिल सकी हैं। भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार के हॉस्पिटल में सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। हमारे शासन के द्वारा निर्देश प्राप्त हुए कि भूतपूर्व सैनिकों को ही इसमें रखा जाए। हमारी आवश्यकता हमने जो 103 सुरक्षा बलों की प्रस्ताव बना के यहाँ से भेजा था भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम को। उनके यहाँ से धीरे धीरे अभी तक 26 सुरक्षा गार्ड प्रदान किए गए हैं। अभी कोई महिला सुरक्षा गार्ड अभी तक नहीं आया। उसमें से विभिन्न जगहों पर उनको तैनात किया जा रहा है। जैसे जिला महिला अस्पताल में किया गया है और मंडलीय चिकित्सालय में किया गया है, तरवा में किया गया है और हमारे कोयलसा में अभी ये किया है। बाकी जगह भी जैसे जैसे आते जा रहे हैं उनके अभी एकदम पर्याप्त मात्रा में अभी नहीं मिल रहे हैं। जैसे जैसे मिल रहे हैं उनको तैनात किया जा रहा है, जिससे कि हॉस्पिटल में कोई एकदम स्थिति सब कंट्रोल में रहे, मरीजों को भी कोई दिक्कत नहीं हो, न चिकित्सक या स्टाफ को कोई दिक्कत हो। तैनात किए जाने हैं जिसमें 3 महिलाएं रहेगी और 22 जो है पुरुष। इसके क्रम में 13 सुरक्षा गार्ड पुरुष अब तक अस्पताल में ज्वाइन कर चुके हैं। इनकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अस्पताल में आए दिन लड़ाई झगड़े विवाद होते रहता था। इन विवादों पर रोक लगाने के लिए और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था एवं चिकित्सीय व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इन गार्डों की परम आवश्यकता थी। लोकल गार्ड रहते तो उनसे दिक्कत होती। ये सारे फोर्स वाले हैं जो कि पूरी तरह से डिसिप्लिन में अनुशासित होते हैं और ऐसे ही अनुशासित लोगों की जरूरत थी जिससे कि अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त किया जा सके एवं जो दलाली के प्रकरण में सब लोग लगे रहते हैं उनको ट्रैप करके उन पर हमारी कार्रवाई करें, क्योंकि इनसे मुक्ति दिलाना मेरा लक्ष्य है अस्पताल। अस्पताल में हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित करके और ठीक से काम, क्योंकि मुझे जो महसूस हुआ मैं सब लोगों से फाइट कर रहा हूँ और लोग जो है फ्लडिंग मोड में है, भागने के मोड में है। ये भागने वाला मोड सही नहीं है। कब तक भागेंगे, कहाँ भागेंगे? तो भागना नहीं है, उनका सामना करना है, सामना करना है, अपनी सुरक्षा के साथ सामना करना है। इसी के क्रम में सरकार ने सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था करती है, इसके बिना सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं।
आजमगढ़ जनपद के नगर पंचायत जहानागंज बाजार क्षेत्र के कस्बा के उत्तरी मोहल्ले में डायमंड दुर्गा समिति द्वारा दुर्गा प्रतिमा स्थापित की गई है और देर रात तक समितियों के कार्यकर्ता विधि विधान पूजन अर्चन करते हुए जगे रहे, लेकिन काफी रात बीतने के अचानक नींद आने पर सो गए। कुछ देर बाद ही अराजक तत्वों द्वारा दुर्गा पंडाल में स्थापित मूर्ति में देवी सरस्वती की प्रतिमा के हाथ को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जैसे ही इसकी सूचना दुर्गा समिति के सदस्यों को लगी, तुरंत आक्रोशित हो गए। पुलिस को सूचना दी गई। तड़के लगभग 3:30 बजे सूचना पाते ही थानाध्यक्ष के गुप्ता पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किए। पुलिस ने उपस्थित लोगों को आश्वासन दिया कि जो भी ऐसा किया है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सूचना पाते ही IPSCO सदर अनंत चंद्रशेखर भी मौके पर पहुंचे। पुलिस फोर्स के साथ मौका मुआयना करते हुए स्थानीय बगीचा नामक इलाके में फ्लैग मार्च भी किया तथा पूजा समिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि जो भी अराजक तत्व ऐसा कर रहे हैं उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पुलिस फोर्स भी भारी संख्या में तैनात कर दी गई है। कस्बे में पुलिस फोर्स भ्रमण भी कर रही है। मामले में SP सिटी ने कहा कि अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर विवेचना कर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। हम लोग दशहरा का पंडाल बनाए थे। आज हम लोग पहली बार हम लोग 9 दिन का नवरात्रि के लिए हमने पहले दिन से ही मूर्ति लेकर के आए। उसके बाद पहले ही दिन जब हम लोग मूर्ति लेकर के आए यहाँ पर, तो हमारे यहाँ रोक टोक किया गया। मूर्ति जब हमारी स्थापना हो गई यहाँ पर, तो डेली 1 दिन 2 दिन करके डेली 2-4 ठो ईंटा वगैरह सब फेंका जा रहा था यहाँ पर। उसके बाद प्रशासन को हम लोग बताया, प्रशासन ने हमारा सहयोग किया उस चीज़ के लिए, लेकिन प्रशासन के रहने के बावजूद भी 2 से 3 बार दोपहर में, रात में हमेशा पत्थरबाजी आता रहा हमारे पंडाल पर। और हमारे उसी की वजह से कल रात में हम लोग को थोड़ा सा नींद लग गया। उसकी वजह से हमारे मूर्तियों पर वार किया गया। हमारे माता रानी का भी पीछे का पंडाल उनको झकझोरा गया कि वो गिराने की कोशिश की, लेकिन वो गिर नहीं पाई। उसके वजह से मूर्ति भी टूट गई है। और हमारे यहाँ पे एक छोटी सी मूर्ति है माता सरस्वती जी की, उनका हाथ ब्रेक कर दिया गया है और वहाँ पे रामलला का हाथ वगैरह सब उन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया और पीछे का पूरा एक मूर्ति वहां पर स्थापित थी जहानागंज में। उसमें आयोजक वहीं उसके बगल में सोए हुए थे, तो उन्होंने ये सूचना दी है कि यहाँ पे मूर्ति का किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा खंडित किया गया। पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और CCTV फुटेज और सभी साक्ष्यों के आधार पर नियम अनुसार इसमें वैधानिक कार्रवाई शीघ्र इसमें करी जाएगी। लोग बता रहे हैं कि पथराव की वजह से टूटा, पत्थर चला था, इसकी वजह से टूटा। नहीं, आयोजक उसी की मूर्ति के बगल में ही सोए थे, क्योंकि 5-5 लोगों की वहाँ पे समिति बनाई गई थी मूर्ति की रखवाली के लिए। वो लोग भी उसी पंडाल में मौजूद थे। अब किस परिस्थिति में टूटी और कैसे टूटी इसकी जांच करी जाएगी, उसके बाद इसमें क्या जी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहाँ पे पुलिस बल मौके पे तैनात है। इस वर्तमान में वहाँ पे शांति है और CO साहब भी वहाँ मौजूद है। इस समय लॉ एंड ऑर्डर की वर्तमान में कोई समस्या नहीं है। ये अज्ञात लोगों के खिलाफ वर्तमान में है। अज्ञात लोगों के खिलाफ है। जैसे ही उसमें कोई चिन्हित होगा उसमें बताया, क्योंकि आयोजक भी मूर्ति के साथ ही वहीं पे सोए हुए थे। बाकी जांच चल रही है। जांच के उपरांत जो पाया जाएगा उसमें इसमें कार्रवाई की जाएगी। निश्चित मानदेय एवं PM मातृत्व वंदन योजना का अधिकार पुनः वापस करने को लेकर आशा कार्यकर्तियों ने DM कार्यालय पहुंच प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम संबोधित 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। आल आशा एवं आशा संगिनी कार्यकर्त्री सेवा समिति की जिलाध्यक्ष संध्या सिंह ने कहा कि हम आशा संगिनी प्रोत्साहन राशि पर रखे गए हैं, लेकिन महंगाई को देखते हुए भी सरकार हमारी प्रोत्साहन राशि 2006 से आज 2024 तक भी किसी मद पर नहीं बढ़ाई है और जो हमको मिलता है वो भी हमसे छीन लिया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, यदि PMMVY हमारी आशा एवं आशा संगिनी को वापस नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश की बहनें कार्य बहिष्कार करने पर बाध्य हो जाएगी। हमारी मांग है कि PMMVY पुनः आशाओं को वापस कराया जाए और फॉर्म भरने के लिए 1 दिन का प्रशिक्षण कराया जाए।
आशाओं के बिल वाउचर पर जैसे पहले एएनएम और संगिनी के हस्ताक्षर से वेरीफाई होता था, वैसे ही कराया जाए। इसमें सीएचओ के हस्ताक्षर को न जोड़ा जाए। हमको जो सरकार प्रोत्साहन देती है उसको दोगुना करके एक मानदेय भी प्रदान करे। समस्त संगिनी जो एक सुपरवाइजर के रूप में कार्य करती है, उनको 24 दिन के बजाय 30 दिन का कार्य देकर सम्मानजनक वेतन दिया जाए। समस्त उत्तर प्रदेश के सीएचसी, पीएचसी पर आशा और आशा संगिनी के लिए आवास एवं शौचालय उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा उन्हें इलेक्ट्रिकल स्कूटी व नवीन मोबाइल प्रदत्त किया जाए। हम लोग आज डीएम साहब के यहाँ आए हैं कि वित्तीय वर्ष अगले महीने में हम लोग 10 सितंबर को भी एक डीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपे थे, तो उस पर हम लोगों को बुलाकर वार्ता करा गया था स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ। लेकिन अभी कुछ ऐसी मांगे हैं, जैसे कि एक 25 से 30 हज़ार आबादी पर एक आशा संगिनी नियुक्त की गई हैं, जो कि एक सुपरवाइजर के तौर काम करती हैं। उनको सरकार मात्र टीएडीए कमीशन दे रही है, वो भी मात्र 7200 रुपया महीना। वहीं अन्य कई प्रदेशों में हम लोगों ने गाइडलाइन निकाला है, वहाँ संगिनी को 15,000 रुपया मंथली मिल रहा है और हम लोगों को 7200 मिलता है। काम हम भी उतना करते हैं। 23 दिन का सरकार हमको मानदेय देती है और 30 दिन हमसे काम ले रही है। तो वहाँ भी ये डिमांड रखे गए थे कि 30 दिन के अगर सरकार हमसे काम ले तो 30 दिन का हमको मानदेय दे। काम मांगे थे आप लोगों की और कौन कौन से पूरी हुई, कौन से? हम लोगों की मांगे जैसे एक आभा आईडी को लेकर थी, जो कि पूरे कई प्रदेशों में आभा आईडी आशा ने बनाया है, तो वहाँ पे आशा को पर आभा आईडी 10 रुपया भुगतान होने जा रहा है। वो मांगे हमारी पूरी हुई है। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट अप्रूवल कर दिया है, अनुमोदन भी कर दिया है, गाइडलाइन आई है, भुगतान आने वाला है। उसके लिए तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और वहीं पे देखा जाता है तो 2006 से हमारी नियुक्ति हुई है, हमको मात्र टीएडी और कमीशन पर ही रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कार्य हो, कोविड हो, टीकाकरण हो, राष्ट्रीय फाइलेरिया अभियान हो, टीबी अभियान हो, मतलब जितने भी इनके प्रोग्राम होते हैं वो हमारी आशा और आशा संगिनी के माध्यम से घर घर पहुँचाए जाते हैं। वहीं आज आप लोग आए हैं, क्या मांगे हैं? हमारी आज मांगे हैं कि हम आशा संगिनी बहनों को जो 30 दिन का कार्य करवा के 23 दिन का मानदेय दिया जा रहा है, वो भी मात्र 300 रुपया पर टीएडीए विजिट के नाम पे, वह हमारा 700 किया जाए, जो न्यूनतम मजदूरी से कम ना हो। क्योंकि एक मजदूर की अगर मजदूरी 700 है तो वह हमारी संगिनी को भी होना चाहिए। और 30 दिन का सरकार काम ले रही हमसे, तो हमको 30 दिन के दर से भुगतान होना चाहिए। गुरुवार को प्रतिभा निकेतन विद्यालय के प्रांगण में दशहरे एवं दुर्गा पूजा के अवसर पर डांडिया उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की अध्यक्षा सरस्वती वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद बच्चों द्वारा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम व डांडिया नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसने कार्यक्रम को यादगार बना दिया।
इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्रुवचंद मौर्य ने कहा कि बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखारने के लिए इस तरह के आयोजन को कराना चाहिए। विद्यालय के प्रबंधक रमाकांत वर्मा ने कहा कि डांडिया का आयोजन कराने से हम यह सीखते हैं कि दशहरे के अवसर पर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक यह त्योहार हमें अच्छाइयाँ ग्रहण करने की सीख देता है और समाज के लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर विद्यालय के सभी अध्यापक एवं अध्यापिकाएं उपस्थित रहे। जो है दशहरा विजयदशमी और नवरात्रि दोनों का संयुक्त सेलिब्रेशन हो रहा है, जिसमें खुशी का त्यौहार हमारा है। विजयदशमी हम लोग मनाते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। नवरात्रि पर भी उसी तरह का पर्व है, जिसमें माँ दुर्गा हमारी शक्ति के प्रतीक है, महिषासुर का वध करती हैं। आज बच्चों के बीच में ही अच्छाई की जो बुराई पे जो अच्छाई की जीत होती है उसी का सेलिब्रेशन है। उसे बताया जा रहा है कि हमेशा हम सच्चाई के रास्ते पे चलें और सच्चाई की जीत होगी। बच्चे आज उसी के खुशी के रूप में जो है डांडिया नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं और इंजॉय। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाना क्षेत्र में हुई मारपीट का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाला एक रसूखदार व्यक्ति का गनर है। मार खाने वाला व्यक्ति स्थानीय थाना के रोवा गांव का निवासी मजदूर है। बताया जा रहा है कि पीड़ित मजदूर ने रसूखदार व्यक्ति के यहां पर निर्माण कार्य के दौरान मजदूरी की थी। उसी का पैसा मांगने जब पीड़ित उक्त रसूखदार के पास पहुंचा तो उसके साथ गनर ने मारपीट शुरू कर दी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक पुलिसकर्मी एक पुरुष को मारते हुए नजर आ रहा है, जबकि एक महिला भी पहले पीड़ित को ढकेलते दिख रही, लेकिन पुलिसकर्मी के द्वारा मारपीट करने पर महिला भी हाथापाई करने लगती है। वहीं मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि सिपाही वीडियो में अभद्रता करता दिख रहा है। मामले में एसओ रानी की सराय को जांच सौंपी गई है, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक सिपाही अभद्रता करता नजर आ रहा है। इसकी जांच एसओ रानी की सराय को सौंपी गई। जांच रिपोर्ट आने के उपरांत इसमें नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली पुलिस ने बुधवार की रात सूचना के आधार पर 2 स्थानों से 250 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ बरामद किया। इसके साथ ही पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एसपी के निर्देश पर पुलिस द्वारा पूरे जनपद में दशहरे के पर्व को देखते हुए रूट मार्च निकाला गया। इस दौरान देवगांव के वार्ड नंबर 10 में रूट मार्च के दौरान सूचना पर पुलिस ने 2 दुकानों से 250 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ यानी पटाखा बरामद किया। पुलिस ने इनकी बिक्री में लगे 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया और कोतवाली ले आई। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि देवगांव के वार्ड नंबर 10 गोला बाजार में दुकान के बाहर पटाखे रखकर बेचा जा रहा था। पुलिस ने इस दौरान 250 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। साथ ही इसकी बिक्री करने वाले सुजीत जायसवाल और धनेश्वर जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। थाना देवगांव क्षेत्र में वार्ड नंबर 10 में गोला बाजार लगता है। यहाँ पर 2 व्यक्तियों के द्वारा बाजार वाले क्षेत्र में जो रिहायशी इलाका भी है, यहाँ पर पटाखे रखे हुए थे जिसका वजन लगभग 250 किलो है। यह रिहायशी इलाके से बरामद हुआ है और इसमें 2 लोगों की इसमें गिरफ्तारी करी गई है, जिसमें एक का नाम सुजीत जायसवाल और दूसरे का धनेश्वर जायसवाल है। पुलिस के द्वारा इसमें विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और शीघ्र ही इन्हें रिमांड हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। पुलिस के द्वारा ये चेकिंग लगातार चलती रहेगी और कहीं भी अगर रिहायशी इलाके में अगर पाया जाता है तो कठोर दंडात्मक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती रहेगी। सर, जिस प्रकार से इतना बड़ा संचालन हो रहा था, क्या इसको कानून खबर पुलिस को थी इसके पहले से या फिर आसपास के इलाके में? उच्च अधिकारियों के निर्देश पे यह अभियान चलाया जा रहा था कि कहीं पे भी विस्फोटक सामग्री रिहायशी इलाकों में ना रखी जाए, तो सभी की यहाँ चेकिंग की जा रही थी। इसी चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली। इस पुलिस के द्वारा संकलित सूचना के आधार पर यह कार्रवाई करी गई। सर, ये भी पूरे जनपद में इस तरीके से पूरी जनपद में ये कार्रवाई की जा रही है। सभी जगह चेक किया जा रहा है सभी अधिकारियों के द्वारा और कहीं पे भी अगर पाया जाएगा तो कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। राजनैतिक दबाव के चलते अपनी 8 बिस्वा जमीन से हाथ धो रहे राम अनुज मिश्रा ने गुरुवार को जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। वह निजामाबाद तहसील के
गांव दयालपुर के निवासी है। उन्होंने बताया कि 18 से 20 साल से एसडीएम निजामाबाद के कोर्ट में मुकदमा लड़ने के बाद उन्हें न्याय मिला। पुलिस व प्रशासन ने मिलकर पैमाइश की। पैमाइश के जरिए उनका रकबा पूरा किया गया, लेकिन बाद में सत्ताधारी नेताओं के राजनीतिक दबाव में आकर इनके जमीन की गलत पैमाइश कर 8 बिस्वा जमीन विपक्षियों द्वारा कब्जा ली गई है। जिलाधिकारी के समक्ष खतौनी, एसडीएम न्यायालय के आदेश, पैमाइश स्पॉट मेमो व आयुक्त न्यायालय के स्थगन आदेश प्रस्तुत करते हुए उन्होंने न्याय की गुहार लगाई और आदेशों की अवहेलना के साथ विपरीत पैमाइश करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। हम डीएम साहब के यहाँ इसलिए आए हैं सर जी, हम करीब 18-20 साल एसडीएम निजामाबाद के यहाँ मुकदमा लड़े। उस मुकदमे का निस्तारण 6/1/2024 को हुआ। 30 जनवरी को मैंने दरखास्त दिया। 1 फरवरी को उसकी पैमाइश हुई। पैमाइश में मेरी ज़मीन, मेरा रकबा पूरा करके राम जानकी मंदिर में दिया गया, जो कि वहाँ के कुछ माफिया जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जैसे सुधाकर चौहान और उनके अन्य सहयोगियों द्वारा जोता बोया जा रहा था। पुलिस प्रशासन व राजस्व टीम ने मुझको मेरा हक दे दिया, लेकिन इसी माह के 5 तारीख को अक्टूबर में विपक्ष की तरफ से एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें क्षेत्रीय नेता जो कि भाजपा के सत्तारूढ़ पदाधिकारी नेता श्रीमान कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी ने एसडीएम उप जिलाधिकारी निजामाबाद श्रीमान अतुल गुप्ता को फोन करके राजनीतिक दबाव बना के हमारी ज़मीन का अनैतिक तरीके से पैमाइश करा दिया, जबकि वो सभी भूमि श्रेणी 1 का की ज़मीन है। राजस्व संहिता 2006 के अनुसार जब श्रेणी का की ज़मीन होती है उसके लिए धारा 24 कराया जाता है, लेकिन बीजेपी सत्तारूढ़ पदाधिकारी श्रीमान कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा का फोन कल 9 अक्टूबर 2024 को 10:32 के आसपास पर उप जिलाधिकारी के यहाँ आया, जिन्होंने ये कहा कि आप पैमाइश करा दीजिए, कोई बात नहीं होगी। मौके पर मैं मौजूद था, मैंने पैमाइश रोकने के लिए अथक प्रयास किया, वह अपना ज्ञापन भी दिया, प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन उन लोगों ने हमारी ज़मीन पे करीब 8 बिस्सा ज़मीन उन लोगों ने कब्जा कर लिया, खूंटा आदि गाड़ कर कब्जा कर लिया। और हम चाहते हैं कि माननीय जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम साहब व संबंधित अधिकारी को सख्त निर्देश करें कि जो है वहां से उनका कब्जा हटवाया जाए। उस प्रकरण को लेके माननीय आयुक्त न्यायालय में स्थगन भी है, स्थगन स्टे है। उस खेत में घुस करके जरीब जला करके उन्होंने पैमाइश कराया। स्थगन की संपत्ति में कोई अथॉरिटी नहीं होती किसी को वो पैमाइश करने के लिए, लेकिन शासन सत्ता के आगे आईएएस, पीसीएस, आईपीएस सब नतमस्तक हो गए, किसी ने कुछ नहीं किया, हमारी मदद नहीं हुई। हम न्याय चाहते हैं। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ ईएमआई की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी इलेक्ट्रिक त्योहारों पर लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर एवं ई रिक्शा खरीदने का सुनहरा अवसर। स्कूटर की रेंज 49,999 रुपए से शुरू। नवरात्र, दशहरा, धनतेरस एवं दीपावली की हर खरीद पर एक चांदी का मंदिर मुफ्त। एडवांस बुकिंग करने पर चांदी का पेन मुफ्त। ऑफर सीमित समय के लिए आरटीओ रजिस्टर्ड एवं लो स्पीड मॉडल उपलब्ध। हमारा पता काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने, भंवरनाथ, आजमगढ़। ए विंग्स ऑफ काशी गोमती ग्रुप।